सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है भागीरथ सर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। आज अपने क्षेत्रफल टॉपिक करेंगे जो आपके सभी वनडे एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आप पटवार, रीट या SSGD या रेलवे कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें से क्षेत्रफल टॉपिक से 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्षेत्रफल और परिमाप टॉपिक को डिस्कस करने से पहले अगर आप चैनल को पहली बार या वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करना। तो चलिए अपने क्षेत्रफल और परिमाप को डिस्कस करते हैं। देखो, आपने क्षेत्रफल और परिमाप, देखो परिमाप क्या चीज़ होता है। अपने को पता है कोई भी आकृति है, जैसे मैंने वर्त बना दिया, ठीक है, और ये इस पे एक आयत बना दिया। इस वर्त की त्रिज्या 7 सेमी है, तो आपको पता है ये भी 7, इधर भी 7 7 14, तो ये 14 हो गई। इसको मैंने मान लिया 20, ये भी 20। अब अगर आपको परिमाप कहे, अगर आपको कहे कि इस आकृति का परिमाप ज्ञात करना है, इस आकृति का क्या ज्ञात करना है, आपको परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप का मतलब होता है केवल बाहरी दूरियों का योग, बाहरी दूरियों का योग, यानी केवल बाहर की जो दूरी है ना, ये वाली दूरी, ये दूरी है, यही परिमाप कहलाएगा। केवल चारों ओर की दूरी का योग कह दो, चाहे बाहरी दूरी का योग कह दो, ये परिमाप है। ये जो लाइनें हैं ये नहीं मानी जाएगी। अब आपको पता है वर्त की त्रिज्या 7 है, तो ये अर्धचाप है, यानी पाई आर है। ये 22/7 इंटू 7, 7 से 7 कट गया तो ये आ गई 22, ये वाली 22 है, ये 20 और 20 40, 40 प्लस 22 प्लस 14, ये हो गया। समझ गए? 4 2 6 और ये 76 हो गया। समझ गए? तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है। ये परिमाप हो गया, मतलब ये सेमी में तो 76, सेमीमीटर में तो 76 मीटर। समझ गए? अगर आपको कह दे कि ये आकृति एक रस्सी से बनी गई है या तार से बनी है, उस तार की कुल लंबाई ज्ञात करो, तो ध्यान रखना। अगर आपको कहे ना कोई आकृति तार से बनी हुई है या रस्सी से बनी हुई, उस तार या रस्सी की कुल लंबाई ज्ञात करो, तो इसका मतलब ये भी जितनी दूरियां उसमें जो लाइन दिखा दे रही है उन सबका योग ज्ञात करना होता है। लेकिन परिमाप का तो मतलब क्या होता है? बाहरी दूरियों का योग या चारों ओर की दूरियों का योग। अब बात आई क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल क्या होता है? परिमाप के अंतर्गत है किसी भी आकृति, मान लो वर्त है चाहे त्रिभुज है, इस परिमाप के अंतर्गत यानी परिमाप के अंदर जितना एरिया होगा ना, वो उस आकृति का एरिया कहलाएगा। जैसे ये त्रिभुज का क्षेत्रफल कहलाएगा, ठीक है, ये एरिया है, ये वर्त का क्षेत्रफल कहलाएगा। तो ये बात आपको क्लियर होगी कि परिमाप और क्षेत्रफल की बात अपने कर रहे हैं। समझ गए? अब देखिए, सबसे पहले अपने त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे भाई। सबसे पहले अपने त्रिभुज के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, त्रिभुज का मतलब आप कहोगे कि 3 भुजाओं से घिरी बंद ज्यामिति आकृति त्रिभुज कहलाती है। 3 भुजाओं से घिरी बंद ज्यामिति आकृति है, वो क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। एक तो आप ये ध्यान रखोगे कि कोई भी 3 भुजाएं हैं, उससे घिरी हुई बंद ज्यामिति आकृति है ना, वो त्रिभुज कहलाएगी। अब 3 भुजाएं तो ये भी हो गई, लेकिन ये आकृति बंद नहीं है, तो 3 भुजाओं से बंद ज्यामिति आकृति क्या कहलाएगी? त्रिभुज कहलाएगी। समझ गए? दूसरी बात, आप ये भी कह सकते हो कि 3 बिंदुओं को मिलाने से भी त्रिभुज बनता है। 3 बिंदुओं को मिलाने पर भी त्रिभुज बनता है, अगर 3 बिंदुओं को मिलाएं तो भी त्रिभुज बनता है। ये भी अपने को ध्यान रखेंगे। अब आप कहोगे कि ठीक है, 3 बिंदु है, ये इनको मिलाया त्रिभुज बन गया। आप कहोगे ये तो सही है, ठीक है, लेकिन अगर इन 3 बिंदुओं को मिलाएं तो ये तो आप कहोगे त्रिभुज नहीं है। 3 बिंदु ये है और 3 बिंदु ये है,
लेकिन यहाँ तो आप कहोगे चलो ठीक है, शेप आपको जो आकृति दिखाई दे रही है त्रिभुज जैसी दिखाई दे रही है, लेकिन ये आकृति तो आप कहोगे त्रिभुज जैसी दिखाई नहीं दे रही। तो ध्यान दो, ये तीनों बिंदु अलग अलग जगह है ना, तो इनको कहते हैं असंरेखी बिंदु। क्या कहते हैं? असंरेखी बिंदु बोलते हैं इनको हम बोलते हैं असंरेखी बिंदु। और ये तीन बिंदु एक ही लाइन के है ना, तो इनको हम बोलते हैं संरेखी बिंदु। क्या बोलते हैं? संरेखी बिंदु। समझ के बात? ये इनको हम क्या बोलेंगे? संरेखी बिंदु। अब आप ये ध्यान रखोगे, तीन बिंदुओं को मिलाने से त्रिभुज बनता है, लेकिन अगर तीनों बिंदु संरेख है ना, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। तभी तो त्रिभुज जैसी शेप दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो गया। अगर एग्जाम में आ जाए कि तीन संरेखी बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, तो क्या होता है? 0। और तीन असंरेखी बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 0 से क्या होता है? ज़्यादा होता है। समझ गए? तो ये बात ध्यान रखना। ये तो त्रिभुज की परिभाषा से संबंधित बात की हमने कि तीन भुजाओं से घिरी बंद ज्यामितीय आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज। या आप कहोगे कि तीन बिंदुओं को मिलाने से भी क्या बनता है? त्रिभुज। आप ये भी कह सकते हो वो तीनों बिंदु संरेखी होंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0। और तीनों बिंदु असंरेखी होंगे तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 से क्या होगा? ज़्यादा होगा। समझ गए बात? ये यहाँ तक क्लियर? अब देखो, अब अपने को ये ध्यान रखना है कि हम त्रिभुज पढ़ रहे हैं तो अपने को ये भी पता होना चाहिए, त्रिभुज की बेसिक जो नॉलेज है या त्रिभुज की बेसिक बातें हैं वो अपने को पता होनी चाहिए। ठीक है? आप देखो, हम त्रिभुज पढ़ रहे हैं, आप कहोगे सबसे पहले त्रिभुज के प्रकार पढ़ लें। देखो, त्रिभुज के प्रकार है ना, एक तो होता है भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर, और एक होता है कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर। भुजा के आधार पर क्या क्या होता है आपको पता ही है? समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु। ठीक है? अब समबाहु में तो आपको पता है तीनों भुजाएं सेम होती है, तीनों भुजाएं समान होती है, सबको ही पता है। ठीक है? समद्विबाहु में 2 समान व 1 असमान होती है या अलग होती है। ठीक है? और विषमबाहु में तीनों ही असमान होती है, यानी तीनों ही अलग अलग होती है, असमान होती है। ठीक है? समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु, ये तो आपने भुजाओं के आधार पर त्रिभुज पढ़ लिए। समझ गए? यहां तक बात क्लियर है? अब देखो, कोणों के आधार पर है ना, एक तो आप पढ़ते हो न्यून कोण, एक समकोण और एक अधिक कोण। समझ गए? न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। न्यून कोण क्या होगा भाई? न्यून कोण तो होगा तीनों कोण या प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री से कम होगा। प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री से क्या होगा? कम होगा। उसके बाद समकोण है तो एक कोण 90 डिग्री के बराबर होगा, एक कोण 90 डिग्री के क्या होगा? बराबर होगा। ये बात अपने को ध्यान रखनी है। और अधिक कोण में एक कोण 90 डिग्री से अधिक होगा। समझ गए? यहाँ तक बात क्लियर है कि एक कोण 90 डिग्री से क्या होगा? ज़्यादा। इसमें एक कोण 90 डिग्री के बराबर, इसमें एक प्रत्येक कोण है वो 90 डिग्री से कम होगा। अब देखो, अपने को पता है कि त्रिभुज में 3 भुजाएं भी होती है, ए बी सी। मान लो इसमें सी सबसे बड़ी भुजा है, तो आप भुजा के आधार पे भी ये बता सकते हो कि वो त्रिभुज न्यून कोण होगा या अधिक कोण होगा या समकोण होगा। न्यून कोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग होता है ना, अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग से कम होता है। न्यून कोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग से कम होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। समकोण में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है।
और अधिक कोण में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग से क्या होता है, ज़्यादा होता है। समझ गए? तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है। ठीक है, आज के लिए बस त्रिभुज की इतनी सी बात अपने कर रहे हैं, बाकी अपने नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अपने सभी दोस्तों को बता देना, क्योंकि आज पहला दिन है क्षेत्रफल टॉपिक का। तो आप सभी आपके जो साथी हैं उन सबको बता देना कि डेली 10 बजे की क्लास रहेगी क्षेत्रफल की, और कल से लंबी क्लास रहेगी। तो सभी साथियों को जोड़ लेना कि क्षेत्रफल टॉपिक शुरू करवा दिया गया है, और ये पूरा टॉपिक कराऊंगा, क्षेत्रफल के बाद आयतन भी कराऊंगा। तो आप अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए। ठीक है, धन्यवाद।